पेरिनियलिज्म फिलासफी से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि एजुकेशनल फिलासफीज जो हैं ये 4 हैं। पेरिनियलिज्म है, इसेंशियलिज्म है, प्रोग्रेसिविज्म है और रिकंस्ट्रक्शनिज्म है। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो एजुकेशनल फिलासफीज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मोस्टली जो इंटरव्यूअर होते हैं वो जनरल फिलासफी से कम क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो हमेशा एजुकेशनल फिलासफी से पूछे जाते हैं। और ये आप मतलब देखिए कोई सर इतनी तो ये मुश्किल रैशनलिज्म और भी से तरह के होते हैं, तो वो नहीं एजुकेशनल फिलोसफी में आएंगे? नहीं, रैशनलिज्म तो वो साइकोलॉजिकल। आप स्पीकर ऑफ करें। रैशनलिज्म तो होता है कि आपके पास जो नॉलेज है ना उसको आपने अकल के मुताबिक बयान करना है, लॉजिकल तरीके से बयान करना है, उसको हम रैशनलिज्म कहते हैं। सर लेकिन वो भी हम फिलोसफी में पढ़ते हैं, तो इस तरह तो फिर ये सारा मिक्स हो जाता है, रैशनलिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म, इस तरह के भी और से नहीं भी नहीं, और मैं भी बताता हूँ, आपने पिछला पिछला लेक्चर नहीं सुना। जो जनरल फिलासफीज है ना वो 5 हैं, वो मैंने पिछले लेक्चर में करवाई हैं। उसकी मैं दोबारा आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, वो आप दोबारा सुन लीजिएगा। ये सर वो मैंने उसमें पिछला लेक्चर नहीं लिया। उसमें हमने आइडियलिज्म किया है, रियलिज्म किया है, नेचुरलिज्म किया है, प्रैग्मेटिज्म किया है, एक्जिस्टेंशियलिज्म किया है। ठीक है, ये जनरल फिलासफीज हैं 5। ठीक है, उसके अलावा ये सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने 5 जनरल फिलासफीज की हैं इससे पहले। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एक्जिस्टेंशियलिज्म। तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं दोबारा शेयर कर लूँगा आपके साथ। ठीक है, उसको आप सुन लीजिएगा। वो जनरल फिलासफीज हैं। ओके सर। जबकि जो ये पेरेनियलिज्म, इसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म ये हैं एजुकेशनल फिलासफीज। जनरल फिलासफीज जो है ना वो ओवरऑल मतलब जो पूरा सिस्टम होता है ना उसको डिस्कस करती हैं। जबकि जो एजुकेशनल फिलासफीज हैं ये सिर्फ रिलेटेड होती हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ। ठीक है, मतलब आप कह लें कि जो जनरल फिलासफीज होती हैं उनकी आगे ये एजुकेशन में इम्प्लीकेशंस होती हैं। और हर जो हमारी फिलासफी है एजुकेशनल फिलासफी, इसकी रूट्स किसी न किसी जनरल फिलासफी के अंदर ही हैं। ठीक है, मतलब हर जो हमारी एजुकेशनल फिलासफी है ये किसी न किसी जनरल फिलासफी में ही उससे ही अखज़ की गई है जो एजुकेशनल फिलासफी है। जैसा कि ये आप ना ये मैसेज कर लें मेरे साहब ना, जब आप माइक ऑन करती हैं तो वो मेरी आवाज़ जो है ना मुझे रिपीट होना शुरू हो जाती ओके सर। है। अच्छा, उसमें जो बता रहा था मैं कि जो पेरेनियलिज्म है, जैसा कि इसकी रूट्स जो हैं वो मोस्टली इसकी रूट्स जो हैं वो आइडियलिज्म में है। इस तरह इसेंशियलिज्म की रूट्स रियलिज्म में है। प्रोग्रेसिविज्म की रूट्स जो है वो प्रैग्मेटिज्म में है। ठीक है, तो मतलब इन सब की रूट्स जो है ना वो किसी न किसी जनरल फिलासफी के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरेनियलिज्म क्या है। पेरिनियल को आपने देखना है, जैसे एक लफ्ज़ होता है परमानेंट, तो पेरिनियल का मतलब भी परमानेंट ही है। इसका मतलब होता है कि हमने बच्चों को वो नॉलेज देना है, वो बच्चों को हक़ायक़ देने हैं या बच्चों को वो इल्म देना है जो परमानेंट हो, जो किसी ख़ास इलाके के साथ किसी ख़ास वक्त के साथ अटैच ना हो। ठीक है, हमेशा के लिए हो। तो उसको हम कहते हैं कि वो परमानेंट नॉलेज जो है, यूनिवर्सल नॉलेज, वो बच्चों को हमने प्रोवाइड करना है। पेरेनियलिज्म वाले इस पर फोकस करते हैं। इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं आपके साथ वन बाई वन शेयर करता हूँ। सबसे पहले है कि एजुकेशन इज़ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। पेरेनियलिज्म वाले कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो लाइफ की प्रिपरेशन है। यहाँ से हमेशा 2 एमसीक्यू जो है वो पेपर में आ जाते हैं। एक तो यही आता है कि एजुकेशन इज़ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, ये कौन सी फिलासफी इस बात को सपोर्ट कर रही है, तो उसका आंसर होगा पेरेनियलिज्म। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, तो फिर ये आ जाएगी प्रोग्रेसिविज्म में। ठीक है, प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं कि एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, जबकि पेरेनियलिज्म फिलासफी कहती है कि एजुकेशन इज प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। तो ये दोनों की जो डेफिनेशन में है ना लाइफ के हवाले से, वो आपने उसको माइंड में रखना है।
पेपर में अक्सर ये रिपीटेड चीज़ है। उसके बाद है कि ह्यूमन बीइंग्स आर सेम, शुड एजुकेशन भी सेम। क्योंकि इंसान जो है वो सारे इंसान सेम है, तो एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए। कोई इंसान जहाँ भी रहता है, किसी भी मुल्क में रहता है, किसी भी वक्त में रहता है, चाहे वो आज से 50 साल पहले था या 100 साल बाद में होगा, तो वो चूँकि इंसान होते हैं इसलिए उनकी जो एजुकेशन है वो भी सेम होनी चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें हमने उनको पढ़ानी है जो जिसका इलाके के साथ या वक्त के साथ कोई ताल्लुक ना हो। जैसे हमने उनको पढ़ाना है कि सच बोलना चाहिए, उनकी इखलाकी तरबियत करनी है, तो वो आज से 100 साल पहले भी उतनी ज़रूरी थी, आज से 100 साल बाद भी वो उतना ही ज़रूरी होगी। उसके बाद इसमें है कि परमानेंट नॉलेज देना है हमने बच्चों को, वही बात आ गई जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है ठीक है, डिसिप्लिन के हवाले से ये फिलासफी क्या कहती है कि क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना टीचर की जिम्मेदारी है। ठीक है, टीचर का किरदार इस फिलासफी के अकॉर्डिंग जो है वो टीचर का रोल जो है वो एक्टिव होता है। टीचर ही ऑल इन ऑल होता है। जो कुछ पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, वो तमाम के तमाम डिसीजन जो है वो टीचर लेता है। स्टूडेंट का रोल इस फिलासफी में पैसिव होता है। स्टूडेंट को किसी भी जगह पे उसमें जो प्लानिंग है उसका हिस्सा नहीं बनाया जाता। अच्छा, उसके बाद है करिकुलम। अगर हम इनके करिकुलम की बात करें तो ये कहते हैं कि बच्चों को ग्रेट बुक्स पढ़ाएं। ग्रेट बुक्स वो कहते हैं वो ग्रेट बुक्स होती हैं जो बड़े बड़े स्कॉलर्स की लिखी हुई हों, जैसा कि इमाम गजाली की लिखी हुई होंगी, इब्ने खल्दून हो गया, प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, सुकराट्स हो गया। इस तरह जो बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं उनकी लिखी हुई बुक्स बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, उसके साथ ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी ज़रूरी हैं। ठीक है, मतलब कुछ रीडिंग राइटिंग भी बच्चों को आनी चाहिए। और साथ कोर करिकुलम में ये सोशल स्टडी, साइंस और म्यूज़िक, तीन चीज़ों को शामिल करते हैं। अच्छा, उसके बाद वोकेशनल सब्जेक्ट को ये इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं देते और अनचेंजेबल नॉलेज या परमानेंट नॉलेज पे फोकस करते हैं। वो चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स आर टॉट द बेसिक स्किल स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं, जिसमें रीडिंग है, राइटिंग है, अरिथमेटिक है। स्टूडेंट का करिकुलम डेवलपमेंट में किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होता। उसके बाद इसेंशियलिज्म जो है वो सेकंड हमारी फिलासफी है। इसेंशियलिज्म की रूट्स जो हैं वो रियलिज्म में है। ठीक है ना, जैसा कि पीछे हमने रियलिज्म का लेक्चर जिन लोगों ने सुना है उनको मैं दोबारा, मतलब उनको पता है कि रियलिज्म का फोकस जो है वो सब्जेक्ट पे होता है कि हमने बच्चों को पढ़ाना क्या है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे होता है रियलिज्म में। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी से मुराद है कि जो ये फिजिकल वर्ल्ड है इसी को वो रियल तस्लीम करते हैं। ठीक है, हकीकत पसंदी आप इसको कह लें। तो जो इसेंशियल होते हैं ना, इसेंशियल से निकला है लफ्ज़, आप ये कह लें। इसेंशियल का मतलब होता है लाजमी या ज़रूरी। तो इसमें हम तलबा को वो ज़रूरी मालूमात, वो ज़रूरी स्किल सिखाते हैं जो उनकी माशरे में एडजस्टमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके माशरे में एडजस्टमेंट के लिए स्टूडेंट को पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके पास उसको रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक आती हो। ठीक है, उसको अपने कल्चर का पता होना चाहिए स्टूडेंट को। उसके साथ साथ उसको कोई, मतलब उसके पास हुनर होना चाहिए स्टूडेंट के पास। कल को उसने अपने लिए रोज़ी रोटी कमानी है, कोई उसके ना अपने इनकम का ज़रिया बनाना है, तो ये फिलासफी इन सारी चीज़ों पे फोकस करती है। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर पे जो इसमें लिखा हुआ है, इट मीन्स आइडियाज़ एंड स्किल बेसिक टू कल्चर शुड बी टॉट। तो वो आइडियाज़ और स्किल जो कि कल्चर की बुनियाद हो वो सिखाएं बच्चों को। इट इज़ कंजर्वेटिव एजुकेशन थ्योरी, ये भी एक कंजर्वेटिव एजुकेशन थ्योरी है जैसा कि पीरियलिज्म है। उसके बाद इसकी रूट्स जो हैं वो आइडियलिज्म और रियलिज्म में है। अगर इसका हम बेसिक थीम लेना इसेंशियलिज्म का, तो बेसिक थीम इसका रियलिज्म का ही है। ठीक है, कि ये भी जो कहते हैं कि टीचर जो है उसको अपने सब्जेक्ट पे अबूर हासिल होना चाहिए। कोर करिकुलम बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए, मतलब एक डिवेल्प्ड कंटेंट जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। उनको सोसाइटी में एडजस्टमेंट के काबिल होने के लिए उनको कुछ स्किल सिखानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना वो रियलिज्म में भी है। लेकिन जहाँ तक करेक्टर बिल्डिंग की बात है या करेक्टर डेवलपमेंट की बात है या किसी हद तक कल्चर को लेके आते हैं, तो उस वजह से हम कहते हैं कि इसकी रूट्स जो हैं वो आइडियलिज्म में भी हैं। लेकिन ज़्यादा इसका मेजर पोर्शन जो है या मेन थीम जो इस फिलासफी का है वो रियलिज्म वाला ही है।
अच्छा, इसमें इट एम्फसाइज द अथॉरिटी ऑफ टीचर एंड वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट, इसमें दोनों चीज़ों की वैल्यू आ गई, टीचर की वैल्यू भी है और सब्जेक्ट की वैल्यू भी है। ठीक है ना, यही हमने रियलिज्म में भी पढ़ा है कि जो वहाँ पे भी जो टीचर होता है उसको, टीचर जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है। टीचर के लिए अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी बड़ी ज़रूरी होती है। टीचर जो है वो अपने, ही इज़ द वॉइस ऑफ हिज सब्जेक्ट, ये सेंटेंस हमने वहाँ भी पढ़ा है। तो यहाँ भी यही है कि दोनों चीज़ों पे आ रहा है, रियलिज्म में भी यही चीज़ थी, यहाँ भी यही चीज़ है। इसका जो फाउंडर है विलियम बैगले को तस्लीम किया जाता है। इसके एम्स ऑफ एजुकेशन एसेंशियलिज्म के मुताबिक कि बच्चों को इसेंशियल वैल्यूज़ जो हैं वो सिखाएं, कल्चरल नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र करें, ठीक है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, और उसके साथ साथ मॉरल वैल्यूज़, ये चीज़ें बच्चों को सिखाएं। स्टूडेंट्स को ये कहते हैं किस तरह ट्रीट करने चाहिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट को ट्रीट करने के हवाले से ये तकरीबन प्रीनियलिज्म से मिलते जुलते हैं। यहाँ भी टीचर ही है, अथॉरिटी है जो रूल एस्टेब्लिश करता है। प्रीनियलिज्म में भी टीचर ही रूल एस्टेब्लिश करता है। ऑल स्टूडेंट्स लर्न द प्रेस्क्राइब्ड कंटेंट, ठीक है ना, वही आगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट की वैल्यू भी है इसमें इसेंशियलिज्म में, कि जो कंटेंट उनको दिया जाता है, जो सब्जेक्ट दिया जाता है, वो स्टूडेंट ने उसको पढ़ना होता है। स्टूडेंट जो है वो सुनता है, टीचर ने सब्जेक्ट जो होता है वो बच्चों को पढ़ाना होता है, स्टूडेंट का काम उसको सुनना होता है। ठीक है, पैसिव लर्निंग होती है क्योंकि स्टूडेंट एक्टिव नहीं होते, सारा काम टीचर कर रहा होता है। इंडिविजुअल लर्निंग के लिए बहुत कम सपोर्ट होती है इसमें। टीचर जो है वो मजमूई तौर पे लेक्चर देते हैं क्लास में, या जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं वो यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका जो करिकुलम डिवेल्प करेंगे इसेंशियलिज्म में, वो करिकुलम एक्सपर्ट करेंगे। अगर हम पेरिनियलिज्म की बात करें तो पेरिनियलिज्म में करिकुलम डिवेल्प भी करना भी टीचर की जिम्मेदारी थी। यहाँ पे ये टीचर का काम नहीं है करिकुलम डेवलप करना, बल्कि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट का काम है। करिकुलम में रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, जिसको हम 3 R's कहते हैं, वो शामिल होती हैं। फोकस ऑन व्हाट इज लर्न, नॉट हाउ टू लर्न। ठीक है, ये कंटेंट को देते हैं कि ये कंटेंट आपने बच्चों को देना है, उसके लिए टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ करना है, साइकोलॉजी को किस तरह उसमें इस्तेमाल करना है, उसके हवाले से ये फिलासफी जो है ये कुछ नहीं बताती हमें। ठीक है, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ जो है उस पर लेस इम्फिसाइज किया जाता है। ये चीज़ सेम हमने रियलिज्म में भी पढ़ी है। रियलिज्म वाले भी कहते हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो फिर आप ये चीज़ें शामिल कर लें, आर्ट शामिल कर लें, म्यूज़िक शामिल कर लें। लेकिन अगर आपके पास फंड नहीं है तो फिर इन चीज़ों को बेशक कोर्स से निकाल दें। कोर्स में वो रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, बेसिक ज़रूरी चीज़ें जो है ना वो आप सिलेबस में शामिल करें। कंप्यूटर लिटरेसी, ये सबका पेपर में सवाल पूछा जा चुका है कि कौन सी फ़िलासफ़ी जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी को सपोर्ट करती है, तो इसेंशियलिज्म करती है। अब यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है, जो भी प्रैक्टिकल या रोज़मर्रा लाइफ के लिए नॉलेज होगा, स्किल होगी, तो जो भी स्किल आएगी ना, स्किल की बात सिर्फ इसेंशियलिज्म में हो रही है। ठीक है, रियल या पेरिनियलिज्म वाले तो जो है वो करैक्टर बिल्डिंग या कल्चर ट्रांसमिशन पे ज़्यादा फोकस है उनका। वोकेशनल सब्जेक्ट्स इज़ नॉट इनकरेज, इसको थोड़ा सा मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। मेरे ख्याल में तो इनको इनकरेज होना चाहिए, क्योंकि ऊपर स्केल भी हम सिखा रहे हैं। तो ये किस सेंस में कहा गया है, ये मैं थोड़ा सा ना इसको आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लूँगा। अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करें तो ट्रेडिशनली मेथड सच है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जिसको हम लेक्चर मेथड कहते हैं, या सोक्रेटिक मेथड, ये यूज़ किया जाता है। ये दोनों फिलासफी हैं। इनके हवाले से कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, प्रीनियलिज्म के हवाले से और इसेंशियलिज्म के हवाले से? ठीक है ना, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि प्रीनियलिज्म का सिलेबस जो है उसमें कल्चर को शामिल करते हैं, मॉरल डेवलपमेंट को शामिल करते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सल चीज़ों को शामिल करते हैं। जबकि जो ट्रेडिशनल मेथड जो इसेंशियलिज्म वाले हैं, ये उसमें रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, इन चीज़ों को शामिल करते हैं। जो पेरिनियलिज्म होती है वहाँ पे टीचर ऑल इन ऑल होता है। इसेंशियलिज्म में टीचर और सब्जेक्ट दोनों पे फोकस होता है। पेरिनियलिज्म और इसेंशियलिज्म में डिसिप्लिन की जिम्मेदारी दोनों में टीचर के पास होती है। पेरिनियलिज्म और इसेंशियलिज्म दोनों में टीचर जो है
वो डोमिनेंट होता है, स्टूडेंट दोनों के अंदर पैसिव होते हैं। ठीक है, सिर्फ जो एक फ़र्क है वो ये है कि पेरेनियलिज्म वालों का ज़्यादा फोकस जो है वो उन फैक्ट्स पे हैं जो यूनिवर्सल हो, या आप कह लें कि उनका फोकस उसके साथ साथ उनकी करेक्टर बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस है। जबकि इसेंशियलिज्म का फोकस जो है वो उनको एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, इस पे ज़्यादा फोकस है इसेंशियलिज्म। कुछ समझ आइए इनकी? यस सर। ठीक है, शुक्रिया। उसके बाद प्रोग्रेसिविज्म फिलासफी है। प्रोग्रेसिविज्म जो है ना वो हु बहु वही फिलासफी है जो हमने जनरल फिलासफी में प्रैग्माटिज्म डिस्कस की है। तो प्रैग्माटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म आप ये कह लें कि प्रोग्रेसिविज्म जो है ये प्रैग्माटिज्म की ही इम्प्लीकेशन है एजुकेशन के अंदर। प्रैग्माटिज्म जनरल फिलासफी है, ओवरऑल डिस्कस करती है, जबकि प्रोग्रेसिविज्म जो है वो एजुकेशन को डिस्कस कर रही है। इसका मेन थीम जो है वो बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल करना, स्किल पैदा करना है, और उसके साथ साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना। आपने कोई क्वेश्चन करना है? आमना ज़रूर हैंड रेज किया आपने। यस सर, मैं कह रही हूँ आपने सर वो जो टेस्ट दिया था उसमें तो हम लोगों से ये भी पूछा गया था कि इनके फादर कौन से हैं, प्रोग्रेसिविज्म के, एसेंशियलिज्म के। तो हम लोग ये भी याद करेंगे, पर आपने तो ऐड ही नहीं किए। इसमें पिछली टाइम मैंने बताया आपको, लाइक आप कीजिएगा। जो इसेंशियलिज्म है ना उसका फादर जो है वो विलियम बॉगले है। ठीक है, प्रोग्रेसिविज्म का फादर जो है वो जॉन डेवी को ही तस्लीम किया जाता है। तो बाकियों के भी मैं जो है कोई मिस हुए हैं तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप या ग्रुप में क्वेश्चन कर ले तो वहाँ पे मैं आपको उसके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, विलियम बॉगले का भी पिछली मैंने डिस्कस किया है फिलासफी में। ये लास्ट लाइन देखिए, विलियम बॉगले कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ इट। ठीक है, अच्छा, प्रोग्रेसिविज्म का फाउंडर जो है वो जॉन डेवी को तस्लीम किया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स जो है उनको मैक्सिमम फ्रीडम हासिल होती है। ठीक है, टीचिंग लर्नर हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। यहाँ पे लर्नर को जो है ना वो हाउ टू थिंक पे फोकस होता है, जबकि इससे पीछे जो इसेंशियलिज्म में था उस पे था व्हाट टू थिंक, हाउ टू थिंक पे फोकस उस पर नहीं था कि सीखना किस तरह है, मतलब टीचिंग मेथड किस कौन सा अप्लाई करना है। बच्चों की साइकोलॉजी पे यहाँ पे फोकस ज़्यादा आ जाता है, उनकी पसंद नापसंद जो है उस पर ज़्यादा फोकस आ जाता है प्रोग्रेसिविज्म के अंदर। स्टूडेंट्स को ये फिलासफी किस तरह डील करती है? डील चिल्ड्रन विद वैल्यू एंड डिग्निटी। ये कहते हैं कि बच्चों को आपने वैल्यू देनी है, डिग्निटी देनी है। टीचर बच्चे जो हैं उनको आपने नेचुरल तरीके के साथ डेवलप करना है। ठीक है, मतलब उन पे कोई बर्डन नहीं डालना, उन को कोई पाबंदियां नहीं उनके ऊपर लगानी, उनको उनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो काम करने देना है नेचुरल तरीके के साथ। टीचर का काम जो है वो बच्चों को सिर्फ गाइड करना है कि आपने इन्वेस्टिगेशन किस तरह करनी है, आपने कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किस तरह करना है। टीचर ने बच्चों को ये समझाना है कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। टीचर्स ने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं देनी। ठीक है, वो सॉल्व जो है बच्चे खुद करेंगे, टीचर ने सिर्फ उनकी हेल्प करनी है उस काम को सीखने में। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। खुद से लर्निंग या सेल्फ लर्निंग का कंसेप्ट जो है वो भी इसमें आ जाता है। टीचर जो है वो सिर्फ उनको साथ मोटिवेट करता है, उनको डायरेक्शन देता है, तो जहाँ पे उनको हेल्प चाहिए होता है वहाँ पे उनको हेल्प प्रोवाइड करता है टीचर। करिकुलम में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए? नॉलेज इज़ टेम्परेरी नॉट परमानेंट। ये फिलासफी कहती है कि नॉलेज जो है वो टेम्परेरी होता है, वक्त के साथ साथ जो हक़ाइक़ हैं वो चेंज होते रहते हैं। नॉलेज जो है वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। ठीक है, एक ज़माने में हम जो है सोशियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस था, आज के दौर जो है उसमें कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस आ गया है, किसी ज़माने में मेडिकल पे ज़्यादा फोकस था। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं, ट्रेंड जो हैं वो बदलते रहते हैं। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये कहते हैं कि वो नॉलेज इम्पॉर्टेंट है जिसकी बुनियाद एक्सपेरिमेंट्स पे हो। थियोरेटिकल नॉलेज को ये कम वैल्यू देते हैं। ठीक है, अच्छा, जो थियोरेटिकल नॉलेज होता है ना, जैसा कि ये पहले मेरे सामना कह रही थी, तो जो थियोरेटिकल चीज़ें होती हैं या लॉजिकल चीज़ें होती हैं उनको हम रैशनलिज्म में काउंट करते हैं, जहाँ पे हम अकली दलील देते हैं।
ठीक है। और जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल दलील देते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल नॉलेज में काउंट करेंगे हम। एजुकेटेड पीपल शुड अडॉप्ट चेंज। ठीक है, मतलब जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनके अंदर ये चेंज, वो मतलब आप कह लें कदामत पसंद नहीं होते, वो तरक्की पसंद होते हैं। वो जो उनके अंदर चेंज होती है उसको वो इनकरेज करते हैं। इफ द स्टूडेंट वो डिसाइड, इट इज द स्टूडेंट वो डिसाइड व्हाट इज वर्थ नोइंग। इस बात का फैसला स्टूडेंट करता है कि उसने क्या पढ़ना है। जबकि पिछली दोनों फिलासफीज के अंदर इसका फैसला टीचर कर रहा था कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। जहाँ पे जो करिकुलम डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आ गई है वो टीचर से स्टूडेंट की तरफ शिफ्ट हो गई है। स्टूडेंट नीड्स आर इंपॉर्टेंट इन कंटेंट सिलेक्शन। कंटेंट सिलेक्ट करते हुए हमें स्टूडेंट्स की नीड को मद्देनजर रखना चाहिए। ब्रॉड करिकुलम इंक्लूड्स आर्ट्स एंड वोकेशनल स्टडीज़, दोनों को इसमें ये शामिल करते हैं। टॉपिक्स आर लर्न थ्रू मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, जो भी बच्चों को आप टॉपिक पढ़ाएं आप उनको एक्सपीरियंस दें उसका, मतलब एक्सपेरिमेंटल तरीके से पढ़ाएं या फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करें बच्चों को। जैसा कि पहले भी हम नेचुरलिज्म में भी हमने डिस्कस किया है कि अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है कि पौधे के हिस्से कितने होते हैं, तो बजाय इसके कि आप उनको बुक से पढ़ाएं, उनको पौधा दिखाएं, उनको बताएं कि ये इसकी जड़ें हैं, ये इसका तना है, ये इसकी शाखें हैं, ये इसके पत्ते हैं, तो वो इसमें आ जाएगी, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस आ जाएगा। इसके अलावा ये इंटीग्रेटेड करिकुलम को फिलासफी सपोर्ट करती है। ठीक है, कि आपने स्टूडेंट की इंटरेस्ट के मुताबिक करिकुलम बनाना है, उसको इंटीग्रेटेड रखना है, मतलब सब्जेक्ट्स जो हैं उनको आपने इंटरलिंक्ड करना है, हर सब्जेक्ट को अलग से नहीं पढ़ाना। ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं जो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करती हैं, तो वो लिंक आपने क्रिएट करना है ताकि स्टूडेंट जो है ना वो एजुकेशन को एक चीज़ समझें, वो ये ना समझें कि जो माशरा है वहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, हमारी बुक्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो और हैं, तो उसको भी आपने इंटीग्रेट करना है। अगर हम टीचर के रोल की बात करें इस फिलासफी में, प्रोग्रेसिविज्म में, तो टीचर का काम होता है बच्चों को स्टिमुलेट करना, उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करना। ठीक है, उनको उकसाना मज़ीद पढ़ने के लिए या चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, इसमें लिबॉर्ट्री टेक्निक यूज़ की जाती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में यूज़ किए जाते हैं, और फील्ड ट्रिप्स हो सकते हैं, कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, सिमुलेशन हो सकती है। ठीक है, इसमें कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी होती है कि जो तीसरी आप कोई प्रोजेक्ट जो है वो 3 से 4 तलबा के ज़िम्मे लगा दें, वो अपना काम कंप्लीट करें, तो वो कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। सिमुलेशन का मतलब होता है कि आपने उनको कोई आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देनी है। ठीक है, बच्चों को जैसा कि अगर बच्चों को, या आप ये कह लें कि जैसे जहाज़ के पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो वो को पहले दिन उसको जहाज़ में बिठा के थोड़ी ट्रेनिंग देते होंगे, वहाँ पे वो उसको सिमुलेटिव माहौल देते हैं कि एक कमरा या कैबन नुमा बना होता है जिसमें वो बैठ के आदमी ये समझता है कि मैं जहाज़ में बैठा हुआ हूँ, उसका स्ट्रक्चर सारा जो है वो जहाज़ की तरह का होता है, तो वहाँ उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह का माहौल जो होता है तो उसको हम सिमुलेशन कहते हैं। ये 3D गेम्स वगैरह के अंदर भी ये चीज़ ही होती है, वो भी सिमुलेशन ही होती है। टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारी लास्ट फिलासफी जो है ये रिकन्स्ट्रक्शनिज़म है। रिकन्स्ट्रक्शनिज़म का मतलब होता है कि आपने माशरे की तामीर नो करनी है। ठीक है, ये एजुकेशन से ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्शनिज़म जो है ये फ़िलासफ़ी बनती है हमारी सोशल स्टडी से रिलेटेड, आप ये कह लें ज़्यादा करती है, माशरे को ये ज़्यादा डिस्कस करती है फ़िलासफ़ी। ठीक है, और इसका फाउंडर जो है वो भी हम जॉन डेवी को ही तस्लीम करते हैं। इसमें सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाती है। फाउंडर जो है इसके जॉन डेवी और पालो फिरारे दोनों का नाम आता है इसमें। ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म वाले आप ये कह लें कि ये तब्दीली की बात करते हैं, ये कहते हैं कि माशरे के अंदर ना रिफॉर्म्स होनी चाहिए, वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती रहनी चाहिए माशरे के अंदर, जमूद का शिकार नहीं हो जाना चाहिए माशरे को। ये फिलासफी ये समझती है कि अगर आपकी सोसाइटी के अंदर जल्द से जुलूस हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, हड़तालें वगैरह हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक सीमत में जा रहा है। क्यों ठीक सीमत में जा रहा है? क्योंकि उससे लोगों को अपने हकूक़ से आगाही हासिल हो रही है। लोग जो है कोई उनका हक छीनता है तो उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कामयाब जा रहा है। तो उसके साथ अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का मौजूदा करें ना,
तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम तो नाकाम जा रहा है। यहाँ पे तो रोज़ाना नई आवाम पे मुसीबतें जो हैं वो डाली जाती हैं, लेकिन कोई आदमी उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना जो है ना वो गवारा नहीं करता। पेट्रोल की कीमत रातों रात 20-20 रुपये 30-30 रुपये बढ़ा दी जाती है और हम सुबह चुप करके लाइनों में लग जाते हैं और उसको परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। तो अच्छी सोसाइटी की निशानी ये भी होती है, वहाँ के कामयाब एजुकेशन की निशानी ये भी होती है कि वो लोग जब उन पे कोई उनके साथ ज़्यादती की जाती है या उनका हक मारा जाता है तो वो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं। इसका रिकन्स्ट्रक्शनिज़म का जो मेन फोकस होता है वो होता है कि एक इंसाफ पसंद मुआशरे का क़याम, बिल्डिंग अ जस्ट सोसाइटी। और उसके बाद है टीचर स्टूडेंट्स हाउ टू टेक एक्शंस दैट विल प्रोड्यूस अ बेटर वर्ल्ड। यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना होता है कि वो ऐसे काम करें जिससे वो दुनिया को एक अच्छा बना सके बाकी लोगों के लिए। मतलब कोई बुरा काम हो रहा है तो उसको वो रोकने की कोशिश करें। प्रोटेस्ट आर इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल स्कूल प्रोग्राम। ये वही बात आ गई जो पहले मैं कर चुका हूँ कि अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका स्कूल प्रोग्राम जो है वो कामयाब जा रहा है। स्टूडेंट्स जो है वो सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। टीचर का किरदार भी वही होता है जो प्रोग्रेसिविज़म और ये तकरीबन मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो यही है कि ये सोसाइटी की रिफॉर्म पे ज़्यादा फोकस कर रही है, जबकि प्रोग्रेसिविज़म वाले जो है वो स्टूडेंट नीड्स पे ज़्यादा फोकस आ रहा है। ये हमारी जो है स्लाइडें एंड हो गई हैं। इनके हवाले से फ़िलासफ़ी के किसी भी टॉपिक के हवाले से